कर आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। खराब ग्लोबल संकेतों के बल पर हमने देखा कि भारतीय बाजार आज एक बार फिर से धराशायी हो गए। अब यहां से क्या करना चाहिए जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। अब अमेरिकी शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, कौन से वो शेयर हैं जहां ट्रेडिंग हो सकती है और कैसे की जाएगी, ये हम आपको समझाएंगे शो में आगे। साथ ही कल जो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है वहां पर कौन से शेयरों पर आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। चलिए शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की खबर से ही, जहां पर हमने देखा कि बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट हावी रही। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 250 अंक गिरकर 16,500 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बाजार में और क्या हलचल रही बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही है हमारे साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए वीकली एक्सपायरी का दिन रहा और कमजोरी के साथ बाजार क्लोज होते हुए दिखे। अपने आप को संभालने की कोशिश जरूर की बाजार ने, लेकिन यहाँ पर वॉलेटाइल ट्रेड जैसे वीकली एक्सपायरी पर देखने मिलते हैं उसी तरह के उतार चढ़ाव दिन भर बाजार में हावी होते हुए दिखे। एक या दो सेक्टर्स को अगर छोड़ दे तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। अब निफ्टी में कहाँ सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी, देखिए क्रूड में जिस तरह से उबाल देखने को मिल रहा है उसका सीधा असर तेल गैस शेयरों पर पड़ता हुआ दिखा। ओएनजीसी यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच करीब 5% की बढ़त दिखाते हुए, गेल के स्टॉक में देखिए अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिले। पावर ग्रिड जैसा स्टॉक था अच्छी तेजी के बीच करीब यहाँ पर हमने देखा 3-3.5% की बढ़त देखने को मिली। और सरप्राइजिंग मूव्स आज आईटी सेक्टर ने भी दिखाए। हम लगातार देख रहे हैं मेटल स्पेस जो है वो तेजी दिखा रही है, लेकिन आज आईटी सेक्टर का भी दिन रहा क्योंकि आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जो थे उसमें भी तेजी रही। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो आज सुबह ही हमारे एक्सपर्ट ने ट्रेडिंग कॉल अपनी कॉल ऑफ द डे के तौर पर दी थी, वो अच्छी तेजी के बीच ट्रेड करती हुई दिखी और यहाँ पर जो उन्होंने टारगेट्स दिए थे वो भी टारगेट्स अचीव होते हुए जरूर देखने को मिले। इसके अलावा विप्रो का स्टॉक देखे, विप्रो में भी अच्छी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। गिरावट कहाँ से हावी होती हुई दिखी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, श्री सीमेंट। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं सीमेंट में इनपुट प्रेशर्स लगातार है जिसका एक इम्पैक्ट है सीमेंट स्टॉक्स पर लगातार पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आयशर मोटर, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स, आईटी और मेटल दो सेक्टर्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे अच्छी तेजी के बीच, जहां पर ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे। निफ्टी आईटी करीब 410 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड क्लोज करता हुआ दिखा और मेटल स्पेस लगातार हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, निजी बैंक क्षेत्र, हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली हावी होती हुई दिखी। तो क्लियरली एक उतार चढ़ाव भरा सेशन, बाजार ने अच्छी तरह से खुलने की कोशिश की। विदेशी बाजार से संकेत हमारे लिए पॉजिटिव नजर आ रहे थे सुबह सुबह, लेकिन फिलहाल भारतीय बाजार का सेटअप जो आज दिखा बिल्कुल वॉलेटाइल नजर आया और क्लोजिंग जो थी बिकवाली के दबाव के साथ तमाम इंडेक्सेस में होती हुई हमने देखी। बिल्कुल, तो क्लोजिंग भी बिकवाली के दबाव पर ही दिखी और हमने कई एक्सपर्ट से बात भी की आज। सेज वन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीआईओ समित वर्तक ने हमसे खास बातचीत में कहा कि मैक्रो फैक्टर का असर लंबी अवधि में छोटे कारोबार पर दिखेगा। उनके मुताबिक बाजार में निवेश के लिए ये मौका काफी सही है। That's where one has to be very selective in terms of what stocks you buy. If you think that these adjustments which are happening around in the world, because there will be some adjustments, are going to be impacting your business in the long run, then you are probably in a low quality business, right? Because if you are in a decent or high quality business, typically these adjustments are something which they can take care of, and in the long run doesn't really have much of an impact on. See, markets are tricky. When everything is hunky dory, there is no worry, there are no such violent kind of movements. Markets are high, and you always keep on worrying about the valuations of the market. Whenever markets correct, there are things which are really worrisome, and you can extrapolate a war kind of a situation into becoming a nuclear war or any of those extreme scenarios, and that will always keep you out of the market. And by the time the opportunity is there and you think that okay, let's wait for things to normalize, the markets would have gone up. So you had cash and you went through adjustment period where you got an opportunity, but then you waited for the right time, and then by the right time comes, the markets have already factored in huge valuations. You'll never get an ideal time to invest. Whenever
there is correction in the market like what we have had now, I think that's where things will not look good to enter the market, but that is the time to basically take the bet. और कच्चे तेल के दाम $120 के करीब पहुंचने को हैं। ऐसे में इसका भारतीय इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर QRC इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अयाज मोतीवाला का क्या कहना है, आइए ये भी सुन लेते हैं। गवर्नमेंट ने उनको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो बोली जाती है उनको वो फ्रीडम दिया गया था कि जैसे जैसे आपका वो क्रूड ऑयल बढ़ेगा आपको पंप प्राइसेस करने हैं। नाउ टेकिंग द फैक्ट्स जो आपने बताए अभी कि ये प्राइसेस बढ़े नहीं है कॉल इट नवंबर से, और यहाँ पे प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं और ये रोज की डील होती है उनकी, मे बी एक वीक के बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई कार्गो, बल्क कार्गो क्रूड का। सो ये तो अभी ये जो डेड लॉस है ऑन अकाउंट ऑफ क्रूड जिसका वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है टू द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे कि सऊदी है या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं या कोई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो उनको वो जा रहा है जो जिन्होंने भी वो 45 और 60 भी देखा हुआ था उदाहरण के साथ। सो एंड कंज्यूमर में ही ये पास होना है। गवर्नमेंट ये बीच में मैनेज कर सकती है, थोड़ा वो ऑब्जर्व करेगी और थोड़ा उसको बैक एंडेड रेट से पास करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, कंज्यूमर का इन्फ्लेशन हर साइड से आ रहा है। और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, अविनाश गोरक्षकर और देवांग शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, काफ़ी उठापटक हमने देखी बाजार में आते हुए, आज 16,500 के नीचे की क्लोजिंग को कैसे रीड किया आपने? क्या लगता है ये जो वॉलेटिलिटी है ये अभी अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी? डेफिनेटली हमने पास्ट फ्यू डेज में जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी है, 16,800 का इमीडिएट सपोर्ट भी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी ब्रेक करके निफ्टी ने करेक्शन दिखाया था, और हम देख रहे हैं कि हायर जोन पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, वहां से हमें करेक्शन दिख रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सलाह रहेगी ट्रेडर्स को कि अग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं लेवल्स का बात करें तो 16,800 16,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी, और सपोर्ट की बात करें 16,200 250 16,250 एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। ओके, तो वो लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अविनाश, इस समय जो ग्लोबल चिंताएं हावी हैं बाजार पर, वो कितना डाइजेस्ट कर चुका है बाजार? क्योंकि अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे नए नए डेवलपमेंट्स होते जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यूएस में खबरें साफ हो रही हैं कि जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ेंगी। वहां पर जो गवर्नर हैं उन्होंने कह दिया है कि बस बहुत जल्दी ही यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ महंगाई रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है। भारतीय बाजार में अब इलेक्शन के नतीजे आएंगे अगले हफ्ते में, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबल चिंताएं हैं, क्रूड के बढ़ते दाम हैं, ये कितना डाइजेस्ट बाजार ने कर लिए हैं, और अब यहां से जब आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं तो कैसे अप्रोच करना चाहिए फिलहाल बाजार को? गुड इवनिंग सौमित्र। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि 10 तारीख को जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा कि बीजेपी की क्या पोजीशन यूपी में रहेगी। अगर मान लीजिए कि यूपी को 250 सीट से भी कम आंकड़ा मिलता है तो ये डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज रहेगा। तो ये इवेंट है जो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते मार्केट्स के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली प्ले करेगा। दूसरी बात, क्रूड का जो नंबर है $119 का हाई इसने मारा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर क्रूड इसके ऊपर नहीं जाता तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में ऐसा भी फीलिंग है कि क्रूड का जो राइज है वो थोड़ा सा एटलीस्ट नियर टर्म के लिए टॉप आउट हो जाएगा। अंदाजा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में क्रूड डेफिनेटली कूल ऑफ होगा वंस रशिया और यूक्रेन का मामला सेटल होता है। बट जब तक वो $110-115 के ऊपर रहता है, डेफिनेटली चिंताएं बढ़ेंगी। मार्केट्स में एक ऊपरी लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और फाइनली यूएस फेड की मीटिंग जो आपने कही, यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट तो मार्केट्स ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है, बट अगर 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आता है तो डेफिनेटली ये मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट्स के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे आरबीआई की कमेंट्री पे आएगी, और हो सकता है कि अप्रैल की कमेंट्री में और अप्रैल की पॉलिसी में यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे। तो आई थिंक मार्केट्स में इंडेक्स को लेके वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको आने वाले हफ्ते में दिख सकती है। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। खबरें लगातार बाजार के लिए आ रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अब देखते हैं कि बाजार कैसे यहाँ से कौन सी करवट बैठते हैं। ज़रूरत इस समय ये है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर अपनी अप्रोच रखें, जैसा हमारे एक्सपर्ट्स लगातार
कह रहे हैं। तो स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। अविनाश, वोडाफोन को लेकर अभी कुछ समय पहले खबर आई कि बोर्ड ने यहाँ पर करीब 14,500 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर शेयर जो है वो प्रमोटर्स को दिए जाएंगे, उसके जरिए करीब 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की बात की जा रही है। 340 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे 13 रुपए 30 पैसे के भाव पर। मैं जानना चाहता हूं कि वोडाफोन एक ऐसी कंपनी जिसको कैश की बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय, अगर वो उसके लिए ये पैसे जुटाने का रास्ता साफ हो जाता है तो अंत में वोडाफोन के स्टॉक पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए सौमित्र, मुझे लग रहा है कि वोडाफोन को नियर टर्म में ये बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि 14,000 करोड़ की कैश कंपनी में आती है तो उसका मतलब है कि कंपनी अपने जो भी ड्यूज है, टिपिकली जो गवर्नमेंट के ड्यूज है, प्लस जो भी उनके कर्जे की अमाउंट्स है, थोड़े बहुत रिड्यूस करने में मदद होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कल आपको स्टॉक एक ऊपरी लेवल पे देखने को मिलेगा। आज भी स्टॉक काफी ऊपर था और जिस प्रकार का अलॉटमेंट 13 रुपए पे हुआ है तो उसका मतलब मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा हो गया है। लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड सौमित्र, आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि अभी भी पूरी तरह से कंपनी कर्जा मुक्त नहीं होगी इस कैश इन्फ्यूजन से। और दूसरी बात, इक्विटी डाइल्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि इतने सारे शेयर्स अभी प्रमोटर्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विटी और बढ़ेगी और उसका मतलब है कि अर्निंग्स ग्रोथ और अर्निंग्स डाइल्यूशन सिग्निफिकेंट होगा। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में स्टॉक जरूर बढ़ेगा, बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि शायद आपको 1-2 क्वार्टर्स और वेट करने पड़ेंगे जब होपफुली कंपनी प्रॉफिट में आए, क्योंकि जब तक लॉसेज होते हैं तब तक मेरे ख्याल से कोई बड़ा अपसाइड यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। करेक्ट, तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं कंपनी के, जाहिर तौर पर इसकी वजह से परेशानी तो बनी हुई है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की तरफ भी फोकस करेंगे। बॉम्बे डाइंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है, कंपनी डीमर्जर करके अपने रियल एस्टेट सेगमेंट को अलग से लिस्ट करा सकती है। और डिटेल्स के लिए मेरे सहयोगी सौमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, बताइए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंपनी जो अपनी रियल एस्टेट आर्म है उसको डीमर्ज करके सेपरेटली लिस्ट कर सकती है एक्सचेंजेस में। और उसके अलावा एक और कॉर्पोरेट एक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस है, वो है कि एक फंड रेज आ सकता है और ये राइट्स इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू कंपनी कर सकती है। अब ये कॉर्पोरेट एक्शंस के पीछे का कारण ये है कि कंपनी जो अपना हाई डेट है बुक्स में वो रिड्यूस करना चाहती है। अब जो डेट्स है वो रियल एस्टेट डिवीजन से रिलेटेड है और अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का डेट अपने पीक पे था करीब 4,200 करोड़ रुपीस के आसपास। और ये डेट काफ़ी हाई है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप लास्ट 12 मंथ्स का रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 1,900 करोड़ रुपीस के था, EBITDA 127 करोड़ रुपीस के आसपास था और कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया था 585 करोड़ रुपीस का। अब उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमने कंपनी से संपर्क भी की थी इसके बारे में, बट अभी तक हमें उनसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है इस न्यूज़ के बारे में। अब अगर आप देखते हैं तो कंपनी का 3 मेन डिवीजन है और उसमें से जो पॉलीएस्टर डिवीजन है वो सबसे बड़ा है, बट वो लॉस मेकिंग है। और जो दूसरा रियल एस्टेट डिवीजन है वो प्रॉफिटेबल है, बट उसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 21% है। अब रियल एस्टेट बिजनेस में कंपनी के पास 2 बड़े लैंड पार्सल्स है, मुंबई में, एक दादर में, एक वर्ली में। दादर लैंड में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और उसमें 2 टावर है और पहले टावर का कुछ फ्लोर्स का ओसी अभी भी पेंडिंग है, बट जो दूसरा टावर है उसका कंप्लीट ओसी कंपनी को मिल चुका है। अब काफ़ी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है दादर प्रोजेक्ट में कंपनी के पास जो हाई टिकट साइज़ के है और कंपनी एक बल्क डील फॉर्म करने की कोशिश कर रही है जहां पे वो एक साथ सारा फ्लैट्स बेच सके और उन्हें थोड़ा बहुत कैश फ्लो मिल सके इसके साथ। और अगर दूसरे लैंड पार्सल की बात करें जो वर्ली में है वो भी काफ़ी बड़ी है, करीब 25 एकर्स का लैंड पार्सल है वो, उसमें कोई भी डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ है और कंपनी एक अग्रीमेंट फॉर्म करने की कोशिश कर रही है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट दूसरे डेवलपर के साथ, सो दैट वो ये लैंड पार्सल को डेवलप कर सके आगे जाके। शुक्रिया सौमित। देवांग, आप बॉम्बे डाइंग के चार्ट देख पाए हैं? आज जब खबर हमने ब्रेक की उसके बाद इसमें एक अच्छा खासा स्पाइक दिखा और ये क्लोजिंग भी इसने 4-4.25% ऊपर जाके दी है। 102 रुपए पे आपको लगता है बॉम्बे डाइंग एक एंट्री का कैंडिडेट है? बॉम्बे डाइंग की बात करें ओवरऑल ब्रॉडर चार्ट हम देखते हैं तो अभी भी स्टॉक्स एक नेगेटिव ट्रेंड में, यस डेफिनेटली आज हमने बाउंस देखने मिला है, बट जब तक कि 106 के अबाव नहीं निकलता तब तक अवॉइड करना चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 98 का सपोर्ट है बॉम्बे डाइंग के लिए। 98 का सपोर्ट है और 106 का इंतजार करना चाहिए, उसके आगे बढ़ेगा तो शायद कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस बीच वेदांता के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022 के लिए तीसरी अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने डीलिस्टिंग फेल होने के बाद अब तक कितने डिविडेंड का ऐलान किया है, ये सारी जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। अशेषा, बताइए। वेदांता ने इस साल 3rd इंटेरियम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 13 रुपए पर शेयर का, विच
जैसा, और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने मार्च 10 फिक्स किया है। इस साल का पूरा डिविडेंड अभी 45 रुपीज़ पर शेयर पे स्टैंड होता है। वेदांता का डीलिस्टिंग जो कंपनी ने प्लान किया था अक्टूबर 2020 में, जो फेल हो गया था, उसके बाद कंपनी ने टोटल 54.5 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है। इसका मतलब ये होता है कि उस समय से अभी तक कंपनी ने डिविडेंड रिटर्न 63% के दिए हैं और स्टॉक भी 4.5 टाइम्स गेन हो चुका है। स्टॉक की इन एनी केस बात करें तो लास्ट 6 मंथ्स में 25% गेन किया है और लास्ट 1 ईयर में भी स्टॉक 76% ऊपर है। सिटी ने वेदांता पे एक नोट निकाला है जहां उन्होंने बाय रेटिंग जारी रखी है और टारगेट प्राइस 435 रुपीज़ पर शेयर का दिया है। उन्होंने कहा कि वेदांता ने अपने अप स्ट्रीमिंग ऑफ डिविडेंड जो उनको हिंदुस्तान जिंक से मिलते हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं और उनका लॉन्ग टर्म आउटलुक बुलिश है। लास्ट मंथ कंपनी ने कहा था कि वे अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के साथ, एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने कॉर्पोरेट रीजिग के प्लान्स कैंसिल कर दिए थे और इसीलिए उन्होंने डी मर्जर और स्पिन ऑफ को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया था। शुक्रिया शेषा। अविनाश, आप मेटल स्पेस को कैसे इस समय प्ले कर रहे हैं? हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान वेदांता की तरफ से, ये स्टॉक भी आज 2-2.5-3% ऊपर था और जैसा शेषा बता रही थी साल भर में तो करीब 70% ऊपर जा चुका है ये स्टॉक। आपको लगता है मेटल्स में ये एंट्री का टाइम है या अगर पोर्टफोलियो में है तो अब मुनाफा निकाल लेना चाहिए? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस अभी भी अच्छी तरह से वेल पोजिशन्ड है। आई मीन वेदांता के बारे में मुझे लग रहा है कि क्लियरली डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टर्स को फायदा कराया है, प्लस 70% स्टॉक भाग चुका है। बट फिर भी हमको लगता है कि जिस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री अभी एल्यूमिनियम में है, कॉपर में है, प्लस क्रूड ऑयल के प्राइसेस में है, तो वेदांता को डेफिनेटली तीनों प्रोडक्ट से काफी फायदा होगा। अब हमारा मानना है कि कम से कम 6 से 8 महीने तक स्टॉक 400-435 जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो हमको पसंद है वो हिंडाल्को है। हमको लग रहा है कि हिंडाल्को में ऊपरी लेवल तक तेजी बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के एल्यूमिनियम के प्राइसेस अभी ट्रेड हो रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर आती है तो हिंडाल्को पे भी एक पोजीशन लेनी चाहिए। हमको लग रहा है पूरी मेटल स्पेस आपको शायद कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए अच्छे नंबर्स दिखाएंगी, क्योंकि जो रशिया में इशू हो गया है वहां पे एक बहुत बड़ा शॉर्टेज कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का हो गया है। तो नेट डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखता है। ओके, नेट पॉजिटिव बायस है। देवांग, मेटल स्पेस में आपकी कोई पसंद फिलहाल? जैसा कि अभी अविनाश भी कह रहे थे, हिंडाल्को जैसा स्टॉक अच्छा खासा मूव दिखा रहा है, हम देख रहे हैं वेदांता काफी मूव कर चुका है। अगर ये बड़े स्टॉक्स छोड़ दें तो क्या कहीं और आपकी नजर पड़ी है? ओवरऑल हम देखा जाए टाटा स्टील के ऊपर हमारी नजर है। ओवरऑल हम देखें चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मेटल स्पेस में टाटा स्टील के अंदर भी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1270 का, और ये स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स है वो 1350 तक के लेवल्स आ सकते हैं टाटा स्टील में। 1350 तक के लेवल आ सकते हैं टाटा स्टील में, तो ये एक और स्टॉक है जो आपके फोकस में रहना चाहिए। मेटल्स काफ़ी ज़्यादा आजकल फ्लेवर में है और उसमें भी अगर आप स्टॉक पिकिंग करना चाहें तो अपनी रिसर्च तो पूरी रखें ही, स्टॉप लॉसेस का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए एक दिलचस्प खबर बताते हैं आपको जो आपके फ़ायदे की है, और वो है NSE IFSE के ज़रिए भारतीय निवेशक आज से चुनिंदा अमेरिकी शेयरों में ट्रेडिंग कर सकेंगे। NSE IFSE क्या है और ये कैसे काम करेगा, इस पर और जानकारी के लिए मेरी सहयोगी कविता थपलियाल मेरे साथ जुड़ रही हैं। कविता, बताइए। अपने पोर्टफोलियो पर विदेशी तड़का देना बहुत जरूरी होता है डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से। ये एक अहम कदम है जो हर एक निवेशक को एक सर्टेन बेस पोर्टफोलियो सेट करने के बाद लेना ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मौका है क्योंकि NSE IFSE आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहाँ पर आप चुनिंदा US स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूदा स्तर पर उपलब्ध हैं, अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन भारतीय एक्सचेंज ये लेकर आया है आपके लिए। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग ये है कि भारतीय निवेशक या मैं कहूँ म्यूचुअल फंड निवेशक जो है AMCs के जरिए और म्यूचुअल फंड के जरिए जो विदेशी बाजारों में निवेश कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। उस टाइमिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत मौके की बात है। लेकिन यहाँ पर आप ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पर आप निवेश कैसे करेंगे, किस तरह के स्टॉक में आप निवेश करेंगे? तो सबसे पहले ये जो पूरा कामकाज है, जो ट्रेडिंग की शुरुआत है वो आज से शुरू हो जाएगी। चुनिंदा स्टॉक्स आगे चलते हुए 50 स्टॉक्स होंगे चुनिंदा जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। US स्टॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो शुरुआत हो रही है वो लगभग 6 से 8 स्टॉक्स से शुरुआत हो रही है, जिसमें अल्फाबेट है, मेटा प्लेटफॉर्म्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, वॉलमार्ट है। अब
आप ये करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको IFSC के प्लेटफॉर्म पे जाके एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। आपका जो मौजूदा खाता है ना, वो नहीं चलेगा। आपको डीमैट अकाउंट IFSC के प्लेटफॉर्म पे खोलना होगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अलग होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना। अभी तक आप जो करते आए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए, आप LRS स्कीम के तहत कर रहे थे, वही आपको उसी स्कीम के तहत, यानी उसी $2.5 लाख की सीमा के तहत आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए US के स्टॉक्स में खरीदारी करनी होगी या निवेश आपको करना होगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो $2.5 लाख की जो स्कीम है वो पर पर्सन और सालाना के तौर पे सेट है, उसी के तहत आप ये कामकाज करेंगे, आप ये ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पर एक अहम बात ये है कि आप फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं US स्टॉक्स की, जो कि डॉलर में प्राइस होते हैं, और इसीलिए अगर आपकी ये मंशा है कि आप थोड़ा थोड़ा खरीदें, तो आप फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत भी ये ट्रेड डाल सकते हैं, निवेश की रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, जब आप निवेश की रणनीति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स एंगल भी आता है। वो तो हर निवेश के विकल्प में आता है, जो आपको ध्यान में रखकर पैसे लगाने चाहिए। देखिए, तो अगर आप 3 साल से पहले निकाल लेते हैं पैसा, तो फिर आपके ऊपर तो शॉर्ट टर्म लगेगा टैक्स, और आपकी आय के मुताबिक वो कटेगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये 20% इंडेक्सेशन के साथ देना होगा। बहुत सारे लोगों की एक जो कंसर्न है वो ये है कि जो US की प्राइसिंग है, जो स्टॉक की प्राइसिंग है, क्या वो मिरर होगी? डायनामिक प्राइस रेंज यहाँ पे सेट कर दी गई है, जिसकी जो लिमिट है वो 10% तय की गई है। यानी जब आप ऑर्डर डालेंगे ना, तो वो रियल टाइम ऑर्डर नहीं होगा, आपको 10% की रेंज के अंदर ही जो है वो प्राइसिंग दी जाएगी। तो ये एक अहम बात है जो हर निवेशक को, या जो दिलचस्पी रख रहे हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में, उनको समझना ज़रूरी है। जहाँ तक मिनिमम प्राइस मूवमेंट की बात है, तो इसको सेट किया गया है 1 सेंट के आसपास, 1 सेंट के लगभग इसको रखा गया है। तमाम दर्शक जो कि नहीं समझ पा रहे हैं, उनको हम बता दें कि आप ये ADR खरीद रहे हैं, और इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आप डॉलर में खरीदारी कर रहे हैं, तो प्राइसिंग यहाँ पर डॉलर के हिसाब से होगी, ना कि रुपीज़ के हिसाब से होगी। तो NSE IFSC एक नया प्लेटफॉर्म उन तमाम निवेशकों के लिए जो US बाजार में खासतौर से, क्योंकि US स्टॉक के लिए ही ये शुरू हुआ है अभी के लिए, तो इसमें आप पैसे लगा सकते हैं, और ये नया मौका है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। बहुत शुक्रिया कविता उस पूरी डिटेल के लिए। तो जितना ये बहुत अच्छा मौका है ये उन सभी लोगों के लिए जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। अब आपको अमेरिकी शेयर्स में भी ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा, और जितने सब बड़े नाम आज तक हम सुनते आ रहे हैं, एप्पल, अल्फाबेट, वॉलमार्ट, मेटा, इन सब में आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। चलिए, फिलहाल आपको एक मौका और देते हैं, और वो ये कि कल जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन है हफ्ते का, उसमें कौन से शेयरों पर आपको फोकस करना चाहिए। अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कौन से हैं आज के VIP शेयर्स। अविनाश, आपसे शुरू करेंगे। अगर कल किसी को कोई पोजीशन लेनी है तो थोड़े लंबे अवधि के लिए कौन से स्टॉक्स इस समय आपको पसंद आ रहे हैं? सौमित्र, मुझे 2 स्टॉक्स पसंद है। एक कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये कंपनी बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स में है, लेकिन इन्होंने पिछले 2-3 साल से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि CNG कैस्केड्स है, कंपोजिट सिलेंडर्स है। इनफैक्ट आज कंपनी को करीबन 180 करोड़ का ऑर्डर मिला है IOC से, करीबन 7.5 लाख कंपोजिट सिलेंडर्स वो सप्लाई करेगी। हमारा मानना है कि इस साल रेवेन्यू करीबन 3,500 करोड़ होगा, और करीबन 8 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं। हमको लग रहा है आने वाले 1-2 सालों में करीबन 12-13 रुपए की अर्निंग आएगी। तो यहाँ से करीबन 90-95 का टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदा जा सकता है। अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और दूसरी स्टॉक जो मुझे बताना है वो बेसिकली इजी प्लानर ट्रिप है। ये बेसिकली एक वेल नोन OTA है, यानी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है। बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है इनका। पिछले साल 150 करोड़ पे 61 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है। आज ये शेयर एक्स बोनस हो चुका है। आने वाले साल में हमको लग रहा है कि कम से कम 105-110 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद 140-145 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो ट्रैवल अभी वापस ओपन अप हो रहा है, अभी कोविड के रिस्ट्रिक्शन भी सब निकाले गए हैं। तो हमको लग रहा है कि आने वाले साल, दैट इज FY23 में, और भी तेजी से ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे करीबन 325-330 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी खरीदी की जा सकती है। तो ये 2 स्टॉक्स मेरी तरफ से। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन 2 स्टॉक्स यहाँ पर, जहाँ पर आप आगे अपॉर्चुनिटी और देख सकते हैं। देवांग, आप कौन से स्टॉक्स आइडिया लेकर आए हैं आज? जैसे कि हमने मार्केट पे वॉलेटिलिटी देखी है, तो जैसे हमने कहा अग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, बट यहाँ पे हमने डिफेंसिव काउंटर पे ज्यादा फोकस रहेगा। फर्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। ओवरऑल हम देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। आज हमने देखा है कि उसमें ब्रेकआउट देखने में मिला है पावर ग्रिड के अंदर, तो पावर ग्रिड खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 206 का, टारगेट है 230 का।
नेक्स्ट स्टॉक है ओएनजीसी, बाय ऑन डिक्लाइन पे इस काउंटर्स को देखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर के डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का। ओवरऑल हमने आज देखा है कि एक अच्छा खासा मूव देखने मिल रहा है ओएनजीसी के अंदर। हमें लगता है कि और भी अपसाइड इंटैक्ट है ओएनजीसी में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 163 का और टारगेट रखना चाहिए 176 का। ओके, तो पावर ग्रिड और ओएनजीसी, ये दो आइडियाज हैं देवांग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और अविनाश आज समय निकालकर